जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। इतिहास की आज की अपनी लास्ट क्लास में आपका स्वागत है। और सबसे पहले आप सभी को एक बार फिर रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का दिन भी बहुत अच्छा और कल का और भी अच्छा जाएगा। और अब हम आपके 3 चैप्टर विद्रोही और राज, औपनिवेशिक शहर और महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन, इन 3 चैप्टर के इम्पोर्टेंट MCQ क्वेश्चन का अभ्यास कर लेते हैं। और आप सभी को कल के एग्ज़ाम की शुभकामनाएं। एक बात और साथ में कहना चाहूँगा, आप इंडिया मानचित्र, क्योंकि आपको जो मानचित्र मिलेगा इतिहास के अंदर, उसके अंदर राज्यों की लोकेशन दी जाएगी, तो आप एक बार थोड़ा सा उनका अभ्यास जरूर कर लीजिएगा। और बाकी जल्दी से आज पूरा रेस्ट भी करना है, यानी नींद पूरी करनी है, जागते नहीं रहना है। और कल पेपर के बाद, स्कूल से आने के बाद इतिहास का पेपर भी अपने सॉल्व करेंगे। और उसके बाद पॉलिटिकल साइंस की तरफ रेगुलर क्लास है वो आगे बढ़ा देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का प्रश्न आपके सामने, जिस राइफल के कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी लगी होने की चर्चा थी वह कौन सी राइफल थी? एनफील्ड राइफल्स 306, AK-47, MLKV, कौन सी थी भाई? सही उत्तर है एनफील्ड राइफल्स, एनफील्ड राइफल्स। आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न, अंग्रेजों के आने से पहले तालुकदारों के पास अवध के कितने प्रतिशत गांव थे? बहुत अच्छा प्रश्न है। ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं, तो क्या होगा उत्तर इसका? सही उत्तर है 67%। अवध की बात आ रही है। अवध की बात आए तो साथ में आप एक नाम और जरूर याद रखिएगा, और वो है बेगम हजरत महल। नाम याद आ गया होगा, बेगम हजरत महल। कौन थी बेगम हजरत महल? अवध के नवाब वाजिद अली शाह की पत्नी थी ये। अगला प्रश्न देखिएगा, तीसरा प्रश्न, बंगाल आर्मी की पौधशाला किस राज्य को कहा जाता था? बंगाल आर्मी की पौधशाला, ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं। बंगाल आर्मी की पौधशाला किसे कहा जाता था? अवध को, अवध को बंगाल आर्मी की पौधशाला। अगला प्रश्न है, किस राज्य में अंग्रेजों के विरुद्ध प्रतिरोध सबसे लंबा चला? किस राज्य के अंदर? ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं, और वो राज्य कौन सा है अच्छे से आपको याद है, और वो है अवध। अवध का जो प्रतिरोध है वो लंबे टाइम तक चला। कम से कम 3/4 वैश्य पुरुष आबादी विद्रोह में शामिल थी। ये कथन किसका है? कम से कम 3/4 वैश्य पुरुष आबादी विद्रोह में शामिल थी, ये कथन किसका है? और वो है फोर्सिथ, फोर्सिथ, फोर्सिथ का कथन है ये। अगला प्रश्न देखिएगा, रिलीफ ऑफ लखनऊ नामक चित्र किसके द्वारा बनाया गया? रिलीफ ऑफ लखनऊ, ऑप्शन आपके सामने लिखा हुआ है। किसका बनाया हुआ चित्र है? टॉमस जोन्स बार्कर, टॉमस जोन्स बार्कर। फटाफट सीरीज है अपनी। इन मेमोरियम चित्र का चित्रकार कौन था? इन मेमोरियम, ऑप्शन आपके सामने लिखे हैं। इन मेमोरियम चित्र का चित्रकार कौन था भाई? सही उत्तर है जोसेफ नोएल पैटन, नोएल पैटन का नाम आता है। अगला प्रश्न है, भारतीय सैनिकों के प्रति दया और सहानुभूति दिखाए जाने की नीति पर किसका ब्रिटिश प्रेस में मजाक उड़ाया गया था? ऑप्शन आपके सामने लिखे हैं। सैनिकों के प्रति दया और सहानुभूति दिखाए जाने की नीति पर किसका ब्रिटिश प्रेस में मजाक उड़ाया गया? ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग। अगला प्रश्न है, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। यह कविता किसने लिखी है? हर किसी को याद होगी और होनी भी चाहिए, बहुत प्यारी कविता है, और लेखक सुभद्रा कुमारी चौहान की। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। कुछ रिक्त स्थान है। 1857 के विद्रोह का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? कहाँ से हुआ था? 1857 के विद्रोह का प्रारंभ है वो कहाँ से हुआ था? मेरठ से हुआ था। और कब हुआ? तारीख याद रखिएगा, और वो है 10 मई 1857। 10 मई 1857 मेरठ से जो अपना क्रांति है वो उसकी शुरुआत हुई। अगला प्रश्न है, फिरंगी शब्द किस भाषा का शब्द है भी? फिरंगी शब्द किस भाषा का है? फारसी भाषा का। ब्रिटिश अधिकारियों ने 1857 के विद्रोह को किस रूप में देखा? ब्रिटिश अधिकारियों ने 1857 के विद्रोह को सैनिक विद्रोह के रूप में देखा। अगला प्रश्न है, कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बहुत अच्छा प्रश्न। कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व करने वाले का नाम क्या है? नाना साहब, नाना साहब। अगला प्रश्न है, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई को
जनता के दबाव में बगावत का नेतृत्व संभालना पड़ा? झांसी में रानी लक्ष्मीबाई को जनता के दबाव में, ऑप्शन उत्तर अंदर ही आ गया, जनता के दबाव में। बिहार के आरा में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? आरा के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? अभी कुंवर सिंह, बिहार का नाम आ जाए तो कुंवर सिंह दिमाग में आ जाना चाहिए। अगला प्रश्न है, लखनऊ में ब्रिटिश राज के ढहने की खबर पर लोगों ने किन को अपना नेता घोषित किया? लखनऊ में ब्रिटिश राज ढहने की खबर पर लोगों ने किसे अपना नेता घोषित किया? बिरजेश कदर को। अगला प्रश्न है, छोटा नागपुर में कोल आदिवासियों का नेता कौन था? भी छोटा नागपुर में कोल आदिवासियों का नेता था गोन्नू का नाम आता है। गवर्नर जनरल के प्रतिनिधि को क्या कहा जाता था? गवर्नर जनरल के प्रतिनिधि को रेजिडेंट कहा जाता था, रेजिडेंट। अवध के रियासत को कितने वर्ष में औपचारिक रूप से ब्रिटिश साम्राज्य का अंग घोषित किया गया? अवध की रियासत को 1856 वर्ष में औपचारिक रूप से ब्रिटिश साम्राज्य का अंग घोषित किया गया। अवध के अधिग्रहण के बाद विद्रोहियों ने रिक्त स्थान के नेतृत्व में अंग्रेजों का विरोध किया। अधिग्रहण के बाद विद्रोहियों ने बेगम हजरत महल, अवध का नाम आते मैंने कहा बेगम हजरत महल, जो कि अवध के नवाब वाजिद अली शाह की पत्नी थी। अगला प्रश्न देखिएगा, झांसी में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? झांसी में 1857 के ने विद्रोह का नेतृत्व किया रानी लक्ष्मीबाई। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। 1857 के विद्रोह के समय मुगल बादशाह कौन था? मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के उस टाइम मुगल बादशाह थे। 1857 के विद्रोह के समय यूपी के बड़ौद परगने में गांव वालों को संगठित करने वाला नेता कौन था? भी उत्तर प्रदेश के बड़ौद परगने में गांव वालों को संगठित करने वाले नेता थे शाहमल। 22वीं नेटिव इन्फेंट्री यानी पैदल चलने वाले जो सैनिक होते हैं कि विद्रोहियों ने अपना नेता किसे चुना? 22वीं नेटिव इन्फेंट्री ने अपना नेता मौलवी अहमदुल्ला शाह को चुना। अहमदुल्ला शाह को थोड़ा लिखने का भी अभ्यास कर लेना, नाम कहीं वहाँ त्रुटिपूर्ण लिख दो। चिन्हाड़ की लड़ाई 22वीं नेटिव इन्फेंट्री के नेता खालिस्तान के नेतृत्व में हुई। चिन्हाड़ की लड़ाई मौलवी अहमदुल्ला शाह के नेतृत्व में। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न है, सहायक संधि का जन्मदाता कौन था? भाई अंग्रेज अधिकारी सहायक संधि का जन्मदाता लॉर्ड वेलेजली था, लॉर्ड वेलेजली। अगला प्रश्न है, सती प्रथा को किस वर्ष अवैध घोषित कर दिया गया? सती प्रथा को 1829 में अवैध घोषित कर दिया था, 1829 के अंदर। अब फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं। औपनिवेशिक शहर के वाले चैप्टर से गंज का क्या अर्थ है? गंज का अर्थ ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं। गंज का अर्थ क्या है? गंज का अर्थ है छोटा स्थायी बाजार। अगला प्रश्न देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी व्यापारिक गतिविधियों का केंद्र सबसे पहले किस बंदरगाह को बनाया था? सबसे पहले किस बंदरगाह को बनाया बताइएगा, और वो कौन सा है? सूरत। अब आपको याद है एक चीज़ और यहाँ भी मुझे स्मरण हो रहा है एक प्रश्न, कि प्लासी का युद्ध कब हुआ? याद है आपको प्लासी का युद्ध कब हुआ? 1757 के अंदर। क्रांति 1857 में, प्लासी का युद्ध 1757 में। किन के मध्य हुआ था? ध्यान रखिएगा, अंग्रेजों और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य हुआ। 1757 में प्लासी का युद्ध अंग्रेजों और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य हुआ था। अगला प्रश्न है कि मद्रास में व्हाइट टाउन का केंद्र कौन सा था? ऑप्शन आपके सामने लिखे। मद्रास में व्हाइट टाउन का केंद्र कौन था? भी बताइए जल्दी से। वो है फोर्ट सेंट जॉर्ज का नाम आता है। अगला प्रश्न है 31वां, लॉर्ड वेलेस्ली भारत के गवर्नर जनरल कब बने? लॉर्ड वेलेस्ली भारत के गवर्नर जनरल कब बने भाई? 1798 में। किसी का उत्तर नहीं आ रहा हो तो कोई बात नहीं, बस आप याद रख लें। अब तो बंबई से व्यापार की एक महत्वपूर्ण वस्तु कौन सी थी? बंबई में व्यापार की महत्वपूर्ण वस्तु का नाम है, वो है अफीम। अगला प्रश्न है कि मद्रास में इंडो सार सैनिक स्थापत्य शैली में निर्मित भवन कौन सा है? इंडो सार सैनिक स्थापत्य शैली में निर्मित भवन का नाम है मद्रास लॉ कोर्ट्स का नाम आता है। अगला प्रश्न है, मुंबई में निर्मित गेटवे ऑफ इंडिया
में किस शैली का प्रतीक है? ये किस शैली का प्रतीक है बताइएगा भी। बहुत प्यारा प्रश्न है और ये गुजरात शैली का प्रतीक है। गेटवे ऑफ इंडिया कब बनाया गया? 1911 के अंदर। 1911 के अंदर। कहाँ? बम्बई, जिसका वर्तमान नाम अब मुंबई है, महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न देखिएगा, बम्बई में यूनिवर्सिटी हॉल के निर्माण के लिए किस भारतीय ने पैसे दिए थे? ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं। यूनिवर्सिटी हॉल के निर्माण के लिए किस भारतीय ने पैसे दिए? सर कोवास जी जहांगीर रेड्डी मनी ने। कोवास जी जहांगीर रेड्डी मनी ने पैसे दिए थे भाई। प्लेग ने भारतीय शहर को अपनी चपेट में कब लिया? प्लेग भयंकर बीमारी, जैसे अब कोविड आया उस टाइम प्लेग का बहुत बड़ा नुकसान देश के अंदर किया, भारतीय शहरों को अपनी चपेट में लिया था भाई। और वो है 1896 के अंदर, 1896 में। अगला प्रश्न है, निम्न में से नव गोथिक शैली का सबसे बेहतरीन उदाहरण कौन सा है? नव गोथिक शैली का सबसे बेहतरीन उदाहरण कौन सा है? वो है विक्टोरिया टर्मिनस। विक्टोरिया टर्मिनस का नाम आता है। अगला प्रश्न देखिएगा, ताजमहल होटल का निर्माण किसने करवाया था? ताजमहल होटल का निर्माण करवाने वाले थे जमशेदजी टाटा। जमशेदजी टाटा का नाम आता है। अगला प्रश्न देखिएगा, अमेरिका में गृह युद्ध कब प्रारंभ हुआ? 1861 में। गृह युद्ध है वो कब प्रारंभ हुआ? 1861 में। अब कुछ रिक्त स्थानों की बात कर लेते हैं। 19वीं शताब्दी में खालिस्तान औद्योगिक नगर स्टील उत्पादन के लिए विख्यात था। स्टील उत्पादन के लिए 19वीं शताब्दी में जमशेदपुर, जमशेदजी टाटा का नाम आया ऊपर, जमशेदजी टाटा ने स्थापित किया था। स्टील उत्पादन के लिए विख्यात रहा है। राइटर्स बिल्डिंग किस में स्थित थी? राइटर्स बिल्डिंग है वो किस में स्थित थी? कलकत्ता में। कलकत्ता में। 18वीं शताब्दी के अंत तक स्थल आधारित साम्राज्यों का स्थान रिक्त स्थान आधारित साम्राज्यों ने ले लिया था। स्थल आधारित साम्राज्यों का स्थान है वो जल आधारित साम्राज्यों ने ले लिया था। ईस्ट इंडिया ने कलकत्ता में अपने व्यापारिक केंद्र किस रूप में स्थापित किए थे? 1690 में स्थापित किए। ईस्ट इंडिया कंपनी ने कलकत्ता में अपने व्यापारिक केंद्र 1690 में स्थापित किए। अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ें। ब्रिटिश काल में पहला हिल स्टेशन कौन सा बना? पहला हिल स्टेशन शिमला। फिर माउंट आबू आपको पता है वो भी हिल स्टेशन रहा। ब्रिटिश काल में पहला हिल स्टेशन शिमला, हिमाचल प्रदेश में। खालिस्तान वायसराय ने 1864 में अधिकृत रूप से अपनी काउंसिल शिमला में स्थानांतरित की। किस वायसराय ने? 1864 में। जॉन लॉरेंस ने 1864 में अपनी काउंसिल है वो शिमला में स्थानांतरित की। खालिस्तान का सेनेटोरियम के रूप में विकास किया गया। किसका किया गया भाई? सेनेटोरियम के रूप में विकास किया गया हिल स्टेशनों का। हिल स्टेशन शिमला, माउंट आबू, इनकी बात आती है हिल स्टेशनों का। लॉर्ड वेलेस्ली ने कलकत्ता में अपने रहने के लिए रिक्त स्थान महल बनवाया। लॉर्ड वेलेस्ली ने कलकत्ता में कौन सा महल बनवाया? गवर्नमेंट हाउस महल बनवाया था, गवर्नमेंट हाउस। बम्बई में खालिस्तान टापुओं का इलाका था। बम्बई में कितने टापू थे भाई? 7 टापुओं का इलाका था अभी। अगला प्रश्न देखिएगा, 1869 में किस नहर के खुल जाने से विश्व व्यवस्था के साथ बम्बई के संबंध और मजबूत हुए? भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने वाली वो प्रमुख नहर है, कौन सी है? स्वेज नहर। स्वेज नहर 1869 में बनी, मिस्र के अंदर है। किसको भारत का सरताज शहर घोषित किया गया? भारत का सरताज शहर बम्बई, महाराष्ट्र में, आज इसका नाम मुंबई है, तो बम्बई को भारत का सरताज शहर घोषित किया गया। मुंबई भी लिख के आते हो तो गलत नहीं है, क्योंकि वर्तमान नाम अब मुंबई हो गया, उस टाइम बम्बई था। भारत में मध्यकालीन शहरों में शासक वर्ग के वर्चस्व वाली सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने का कार्य रिक्त स्थान नामक अधिकारी द्वारा किया जाता था। मध्यकालीन शहरों में शासक वर्ग के वर्चस्व वाली सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने का कार्य कोतवाल के हाथ में था भी। भारत में प्रथम दशकीय गणना खालिस्तान से एक नियमित व्यवस्था बन गई। आपको पता है भारत के अंदर पहली बार जनगणना 1872 में हुई, लेकिन पूरे भारत में नहीं हुई। लेकिन 1881 से रेगुलर हर 10 साल बाद जनगणना है वो की जा रही है। 1881 से भारत में रेलवे की शुरुआत हुई 1853 के अंदर। आपको याद होगा अप्रैल 1853 मुंबई से ठाणे के बीच 34 किलोमीटर पहली बार रेल चली थी। भारत में रेलवे की शुरुआत 1853 में हुई। सर्वे ऑफ इंडिया का गठन किया गया। सर्वे ऑफ इंडिया का 1878 ईस्वी में किया गया इसका गठन। सर्वे ऑफ इंडिया का गठन 1878 में। सिविल लाइंस में केवल खालिस्तान को बसाया गया, सिविल लाइंस में गोरों को बसाया गया, अंग्रेजों को ही बसाया गया था भी। आमार कथा हिंदी में अर्थ है मेरी कहानी, इसके रचना खालिस्तान नमक ने की, इसकी रचना विनोदिनी दास ने की। ध्यान रखना आमार कथा पुस्तक है वो विनोदिनी दास ने लिखी है। अगला प्रश्न है गांधी जी ने
फसल चौपट होने पर लगान माफ करने की मांग कहां पर की थी? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अंतिम चैप्टर का महात्मा गांधी जी वाले से। तो फसल चौपट होने पर लगान माफ करने की मांग कहां पर की थी? वो सही उत्तर है खेड़ा में। खेड़ा गुजरात में। आपको पता है गांधी जी गुजराती थे। दिसंबर 1929 में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में आयोजित किया गया? बहुत प्यारा मुद्दा है और बड़े प्रश्नों के अंदर भी ये चीजें शामिल रहती है। दिसंबर 1929 में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? उनका नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू। और ध्यान रखिएगा, कांग्रेस के इस लाहौर अधिवेशन के अंदर ही पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई थी। पूर्ण स्वराज्य की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में की गई थी? लाहौर अधिवेशन में की गई थी। और तय हुआ भी हर वर्ष हम 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे और 26 जनवरी 1930 को पहला भारत के अंदर स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। उसी तारीख को सार्थक करने के लिए, याद रखने के लिए हमने 26 जनवरी 1950 को फिर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो देश के अंदर लागू किया था। तो इन सब घटनाओं का संबंध लाहौर अधिवेशन से है। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने अपनी नमक यात्रा की पूर्व सूचना किस वायसराय को दी थी? नमक यात्रा, दांडी यात्रा जिसको कहते हैं, नमक यात्रा यानी दांडी मार्च जो चलाया था, दांडी मार्च कब? 12 मार्च 1930 की बात आती है। 12 मार्च 1930 को नमक यात्रा की सूचना किस वायसराय को दी थी? सही उत्तर है लॉर्ड इरविन को। अब एक बात और ध्यान रख लेना, फिर गांधी जी और लॉर्ड इरविन के मध्य एक समझौता हुआ था। वो समझौता कब हुआ उसका जरूर ध्यान रखिएगा। वो है तारीख 5 मार्च 1931। 5 मार्च 1931। तो दांडी मार्च के बाद 5 मार्च 1931 को गांधी जी और लॉर्ड इरविन के मध्य समझौता हुआ था। गांधी इरविन समझौता कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किस महिला ने गांधी जी को सलाह दी थी कि वे अपने आंदोलन को पुरुषों तक ही सीमित नहीं रखे? ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं। यह सलाह किसने दी थी? कमला देवी ने यह सलाह दी थी गांधी जी को। अगला प्रश्न है, पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? 3 गोलमेज सम्मेलन हुए, आपको पता है इंग्लैंड में। पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तारीख है नवंबर 1930 को। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग ने उप महाद्वीप के मुस्लिम बहुल इलाकों के लिए कुछ स्वायत्तता की मांग का प्रस्ताव कब पेश किया? मुस्लिम लीग ने मुस्लिम बहुल इलाकों के लिए स्वायत्तता की मांग की, कब की भाई? सही उत्तर है मार्च 1940 की बात आती है। अगला प्रश्न देखिएगा, मैं सम्राट का सर्वोच्च मंत्री इसलिए नहीं नियुक्त किया गया हूं कि मैं ब्रिटिश साम्राज्य के टुकड़े टुकड़े कर दूं। ये कथन किसका है? ऑप्शन आपके सामने। मैं सम्राट का सर्वोच्च मंत्री इसलिए नहीं नियुक्त हूं कि मैं ब्रिटिश साम्राज्य के टुकड़े टुकड़े कर दूं। ये बात किसने कही? विंस्टन चर्चिल। ये चर्चिल के कथन हैं, शब्द हैं उनके। अगला प्रश्न, ब्रिटिश सरकार के मुखिया प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल द्वारा सर स्टेफर्ड क्रिप्स को भारत कब भेजा? क्रिप्स मिशन याद आ रहा होगा। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? 1942 में। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? 1942 के अंदर आया। उसके बाद अगला प्रश्न है कि कांग्रेस के किस नेता ने भारत छोड़ो आंदोलन में भूमिगत प्रतिरोध गतिविधियों में सक्रिय भाग लिया? यानी ओपन नहीं रहे, भूमिगत प्रतिरोध गतिविधियों में सक्रिय भाग लिया। उनका नाम है जयप्रकाश नारायण, जेपी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से जिले में स्वतंत्र सरकार यानी प्रति सरकार की स्थापना कर दी गई थी? ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं। क्या होगा सही उत्तर? उपरोक्त दोनों यानी सतारा और मदिनीपुर दोनों का ही नाम आता है। अगला प्रश्न है कि किस व्यक्ति ने गांधी जी की हत्या की थी? गांधी जी की हत्या किसने की थी? नाथूराम गोडसे ने। कब की? 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने 3 गोली मारी थी। सुबह ही 3 गोलियां मारी थी नाथूराम गोडसे ने। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न है कैबिनेट मिशन भारत कब आया? कैबिनेट मिशन भारत कब आया? सही उत्तर है 1946। क्रिप्स मिशन 1942 की बात आती है और कैबिनेट मिशन 1946। अगला प्रश्न देखिएगा, फरवरी 1947 में वावेल की जगह निम्न में से किससे वायसराय नियुक्त किया गया था? किसे वायसराय नियुक्त किया गया था वावेल की जगह? वो है लॉर्ड माउंटबेटन को।
अब जल्दी जल्दी कुछ रिक्त स्थानों की बात भी कर लेते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड, पहले तो तारीख भी याद रखना, वो तारीख है 13 अप्रैल 1919। जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था? वो अमृतसर पंजाब के अंदर। गांधी जी ने नमक यात्रा यानी दांडी मार्च खालिस्तान में प्रारंभ की थी। तारीख है 12 मार्च 1930, 12 मार्च 1930। चोरा चोरी कांड कब हुआ? चोरा चोरी कांड है वो खालिस्तान में हुआ, यूपी के अंदर हुआ। तारीख याद रखिएगा, और वो है 5 फरवरी 1922 को। 5 फरवरी 1922 को यूपी के अंदर चोरा चोरी कांड है वो हुआ 5 फरवरी 1922 को। अगला प्रश्न है, खालिस्तान ने गांधी जी को 1 वर्ष तक ब्रिटिश भारत की यात्रा करने के लिए सलाह दी थी। किसने गांधी जी को 1 वर्ष तक? गोपाल कृष्ण गोखले ने ब्रिटिश भारत की यात्रा करने की सलाह दी थी। भी भारत तो घूमो आप पहले। गोपाल कृष्ण गोखले जो इनके राजनीतिक गुरु कहलाते हैं। भारत में गांधी जी की पहली महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपस्थिति खालिस्तान में हुई। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न है, खालिस्तान घटना के उपरांत गांधी जी एक सच्चे राष्ट्रीय नेता बन गए। किस घटना के बाद? रॉलेट सत्याग्रह के बाद गांधी जी एक सच्चे राष्ट्रीय नेता बन गए थे। अगला प्रश्न है, हिंदू मुस्लिम एकता के लिए गांधी जी द्वारा खालिस्तान आंदोलन का समर्थन किया गया। हिंदू मुस्लिम एकता के लिए खिलाफत आंदोलन का समर्थन है वो किया गया था। गांधी जी दक्षिणी अफ्रीका से भारत वापिस कब आए थे? कब आए थे? 1915 में, जनवरी 1915 में भारत वापिस आ गए थे। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह खालिस्तान में किया था। प्रथम सत्याग्रह दक्षिणी अफ्रीका में किया था। पहला सत्याग्रह दक्षिणी अफ्रीका में। उसके बाद गांधी जी के राजनीतिक गुरु की बात करें तो गोपाल कृष्ण गोखले, ऊपर नाम आ चुका है। संपूर्ण देश में प्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? 26 जनवरी 1930 को। यह भी प्रश्न आ चुका है। दांडी यात्रा का समापन खालिस्तान को हुआ। दांडी यात्रा का 6 अप्रैल 1930 को। 12 मार्च 1930 को स्टार्ट हुई, 6 अप्रैल 1930 को समाप्त हो गई, और 5 मार्च 1931 को गांधी और इरविन के बीच समझौता हो गया। गांधी जी द्वारा खालिस्तान गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया गया। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था गांधी जी ने। बहुत अच्छा प्रश्न है। कांग्रेसी मंत्रिमंडलों ने खालिस्तान में त्यागपत्र यानी इस्तीफा दे दिया था। अक्टूबर 1939 में त्यागपत्र दे दिया था। कांग्रेस की जो मंत्रिमंडल थे अक्टूबर 1939 में त्यागपत्र दे दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ खालिस्तान को किया गया था। अगस्त 1942 को किया गया था। खालिस्तान ने पाकिस्तान की स्थापना के लिए लीग की मांग यानी मुस्लिम लीग की मांग के समर्थन में एक प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस का आह्वान किया था। किसने भाई? किसका नाम आता है? मोहम्मद अली जिन्ना का नाम आता है, द्विराष्ट्र सिद्धांत देने वाले। उसी की वजह से भारत के बंटवारे हुए। दिल्ली में संविधान सभा के अध्यक्ष ने महात्मा गांधी को खालिस्तान की उपाधि प्रदान की थी। संविधान सभा के अध्यक्ष ने गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि प्रदान की थी। संविधान सभा के अध्यक्ष ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि प्रदान है वो की थी। ये थे अपने अब तक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की बात आती है। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919, चोरा चोरी कांड 5 फरवरी 1922, साइमन कमीशन कब आया? 3 फरवरी 1928 को बंबई पहुंचा था साइमन कमीशन। गांधी इरविन समझौता मार्च 1931 में। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के अंदर हुआ। अब आपसे एक रिक्वेस्ट है भी, थोड़ा सा मानचित्र आप जरूर देख लीजिए। लोकेशनों को याद रखने का सबसे बढ़िया तरीका है भी, आप सिर्फ ये ध्यान रखें भी वो किस स्टेट के अंदर है। जैसे कालीबंगा हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में आती है, तो यानी आपको राजस्थान में ऊपर की साइड में हनुमानगढ़ है वो लिख देना है। थोड़ा सा गौर कीजिएगा, सब कुछ अच्छा होगा, किसी प्रकार की घबराहट की अब आवश्यकता नहीं है। जीत जाएंगे हम, यही संदेश आपको देना है। और दूसरे विषयों की तरह ये विषय भी अपना बहुत शानदार होगा, और कल एग्जाम के बाद 1-2 घंटे बाद हम इस पेपर का सॉल्यूशन भी करेंगे। चलिएगा, कल फिर मिलते हैं शुभकामनाओं के साथ। बहुत शानदार होगा। ईश्वर को थैंक यू बोलकर जाइएगा भी, आज का दिन कितना प्यारा है, और सुबह भी थैंक यू बोलकर भी, आज का दिन कितना प्यारा है, मेरा पेपर बहुत अच्छा होने जा रहा है, उसके लिए थैंक यू। जय श्री राम। चलिएगा, कल फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।